क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी। ये एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगा, पर बोर्ड ने जो बुक बनाई है उसमें चेकआउट करो, अल्फाबेटिकल है। ये ए, फिर यहाँ पे वापस ए सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, समझ में आ रहा है? अल्फाबेटिकली है, तो तुमको लर्न करना आसान हो जाएगा। लेट अस कम टू सेक्रेटरी के जो गुण होने चाहिए। ये सब गुण को मैं बाजू में रखता हूं, बट एक गुण सेक्रेटरी में होना ही चाहिए, एबिलिटी टू गेट अलोंग विद अदर्स। जो भी सेक्रेटरी यदि ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, सोचो डायरेक्टर के साथ है तो टॉप लेवल हो गया, प्यून का भी कुछ काम रहेगा, प्यून का मेंटेलिटी अलग, अकाउंटेंट का मेंटेलिटी अलग, डायरेक्टर का मेंटेलिटी अलग, कोई गुस्से वाला, कोई शांत, समझ में आ रहा है? तो सेक्रेटरी के पास क्षमता अलग अलग लोगों के साथ बात करने का बिना झगड़ा किए। नहीं तो डायरेक्टर लोग कैसे, मैनर्स ये सब रहेगा, अलग लेवल पे हो सकता है मैनर्स नहीं हो। एक बहुत बढ़िया एमरसन ने डायलॉग बोला था, कि यू कैन वॉक विथ किंग्स बट डोंट लूज द कॉमन टच। मतलब तुम राजाओं के साथ भी चल सकते हो, लेकिन प्रजा को भूलो मत, प्रजा के साथ भी तुम साधारण सा रह सकते हो। तो एक एक करके देखते हैं। एक्यूरेसी। अब सेक्रेटरी को कई बार लेटर ड्राफ्ट करना पड़ता है। एक बहुत कॉमेडी किस्सा हुआ था, आर्मी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहता है, बराबर है? तो सेक्रेटरी ने गलती से क्या कर दिया था, यहाँ पे देखो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक लेटर लिखना था। क्या था? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक जो भी लेटर था वो उसको ड्राफ्ट करने बोला, उसने भेज दिया, लेकिन एक गलती कर दी। ये चीफ के बजाय, ये सी के बजाय गलती से टाइप हो गया टी, थीफ, थीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। भाई जिंदगी झंड हो जावे ऐसे सुन के और पढ़ के। आर्मी स्टाफ तो बंदूक AK-47 ही लेके आ जावे, बोल क्यों लिखा है ऐसे? गलती सेक्रेटरी की टाइपिंग की, नियत में कोई खोट नहीं, टाइपिंग एरर। सो एक्यूरेसी मतलब भाई तुम टाइप करो तो एक बार चेक कर लो, ठीक है ना? तो माथा लिखना वो लिख दिया गधा, तो भी नहीं चले। तो सेक्रेटरी ने बहुत केयर लेना चाहिए ड्राफ्टिंग, एक बार ड्राफ्ट करने के बाद रीड करना जरूरी है। हमारा भी हो जाता है मैसेज, कल एक ग्रुप को जाना था, थर्ड ग्रुप को, BBA थर्ड ईयर, भेज दिया सेकंड ईयर। आज वो लोग सब आ गए, मतलब तुमको मैसेज भेजा था, ग्रुप गलत चला गया था, मैंने चेक नहीं किया। क्रॉस चेक करना चाहिए, नहीं किया, तो दो बैच एक साथ आ गए आज। एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी। अच्छा, कुछ चीजें ऐसे ना, मिनट्स, मीटिंग जो हो चुका उसके बाद रिटर्न रिकॉर्ड, उसमें तुम खड़ा खोड़ नहीं कर सकते, पेज चिपका नहीं सकते, वो लीगल रिकॉर्ड हो जाता है। इतना आसान नहीं है, उसको तो 2-3 बार चेक करना चाहिए। और जब मैं एक डॉक्यूमेंट इश्यू करूंगा जिसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, ठीक है, वो शेयर, वो फॉर्म भर के तुम शेयर्स के लिए अप्लाई करो, प्रोस्पेक्टस में कुछ गलती हो गई और पता चला डायरेक्टर का नौकरी जा सकता है, रकम में कुछ गलती हो गया और प्रूव हो गया जानबूझकर किया, तो डायरेक्टर अरेस्ट भी हो सकते हैं। फ्रॉड है ना, क्रिमिनल केस दायर होता है। तो एक्यूरेसी में जेल की हवा खानी पड़ सकती है। एक सिंपल सा बताता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया का केस था, क्रिप्टो करेंसी सबको पता है। कुछ तो ट्रांजैक्शन हुआ था क्रिप्टो वालों से, एक गलती हुई, एक लेडी थी, उसको देना था $100। जैसे अपना बैंक कॉलम में ऐसे रहते ना कॉलम, अमाउंट रुपीज, ठीक है, उसको दे दिया 15 मिलियन के आसपास। उसको कितने मिले? 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़, वो तो इज्जत से लौटाना चाहिए, उसने लौटाया नहीं। उसने खटाखट घर खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा। और इंडिया का कायदा है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 से लेकर 72। कल एक बार मेरे को बैंक ने कुछ 46,000 एक्स्ट्रा दे दिए थे, 06 नंबर था और मेरा 9 था, उसको कंफ्यूज कर दिया। जब उसने दिया, मैंने उसको बोला भाई साहब कि आपके पास बहुत पैसा है, उसने आप क्या बोलना चाहते? मतलब आपने मेरे को एक्स्ट्रा दे दिए। वो एकदम डर गया क्योंकि उसकी जेब से कटा हुआ था। मैंने चिंता मत करो, मैं ईमानदारी से दे रहा हूँ, लेकिन इंडियन कायदा बोलता है मिस्टेक से दिया हुआ चीज वापस करना पड़ता है। अब वो पुलिस केस होने के बाद वो औरत को झक मार के देना पड़ेगा, एक भी रुपया। और देखा तो सब बैंक से पैसे गायब कर दिए, उसने ट्रांसफर कर दी, देना ही पड़ेगा। कायदा ये बोलता है मिस्टेक से कुछ ट्रांसफर हुआ है तो तुमको लौटाना पड़ेगा।
इंडिया में भी है, बहुत सारे केस है, गलती से बैंक दे दिया और कैमरा से प्रूफ हो गया तो आपको इज्जत से वापस देना पड़ेगा। और इंडिया में भी गलती हुई है, आरबीआई के कुछ तो हुआ था, दो जन को 81,000 करोड़ मिल गया था, 81,000 करोड़, अकाउंटिंग एरर फ्रॉम इधर बैंक और आरबीआई। पहले तो विड्रॉ नहीं कर सकते एक साथ सर, ठीक है, तुमको लौटाना पड़ेगा, तुमको मिल गया इज्जत से लो, लेकिन उसमें एक कायदा है, तुम रास्ते में जा रहे हो, तुमको एक डायमंड की अंगूठी मिली, कोई देख नहीं रहा है, कोई मिल नहीं रहा है, देख नहीं रहा, नहीं कोई मिला नहीं, क्या तुम रख सकते हो? द आंसर इज यस। समझ में आ रहा है? इफ कोई मिलता नहीं है तो तुम खुद रख सकते हो, देन यू कैन कीप अगेंस्ट योर ओन वर्ल्ड, यदि फाउंडर नहीं मिलता है जिसका था। दूसरा, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी, गवर्नमेंट के कायदे बदलते हैं, कंपनी के कायदे बदलते हैं, मैनेजमेंट में बदलाव हो रहा है, हर बार सिचुएशन चेंज हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम था, वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 एम्प्लॉयज को कम किया। तुम सोचो ना, इंडिया का ही एक हेड था अमेरिका में, उसको लोगों को कैसे हकाला, देखा ना तुमने जूम में? जूम में बोला, इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो यू आर ऑल फायर्ड। सब डिप्रेशन में आ गए। थोड़ा सेंसिटिव रहना, थोड़ा शांति से एक्सप्लेन करना, नहीं उस, इतना ट्रोल किया पब्लिक ने, जूम में आकर डायरेक्ट फायर कर दिया उसने। तुमको अडेप्ट करना पड़ेगा, पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कंपनी बुरे हालत में गुजर रहा है, कॉस्ट कटिंग के लिए और कोई चारा नहीं है। लेकिन नहीं, भाई ने डायरेक्टली बोल दिया और ट्रोल हो गया। ट्रोल भी नहीं, इज्जत जाती है। कोऑपरेटिवनेस, कोऑपरेटिवनेस कैसा है? अभी एम्प्लॉय डायरेक्टली डायरेक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, यदि कोई प्रिंसिपल की सेक्रेटरी होगी, तुम डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास नहीं जाओ, सेक्रेटरी को बोलोगे साइन करवा दो ना डायरेक्ट प्रिंसिपल से, फिर सेक्रेटरी अंदर लेके जाके साइन करवाए। तो कोऑपरेटिवनेस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में नहीं तो नुकसान होगा। एम्प्लॉय डायरेक्टर को मैसेज देना चाहेंगे वाया सेक्रेटरी, डायरेक्टर मैसेज देना चाहेंगे एम्प्लॉय वाया सेक्रेटरी, शेयर होल्डर को मैसेज जाएगा वाया सेक्रेटरी, कहीं से भी कोऑपरेटिव नहीं रहे तो मैसेज पहुंचेगा नहीं, काम नहीं पहुंचेगा, नुकसान होगा कंपनी को। कोऑपरेटिवनेस तो विलिंगनेस है, सेक्रेटरी को हेल्प करना ही होगा। कई बार ऐसे भी सिचुएशन होते हैं जो सेक्रेटरी को बोला जाता है कि हेल्प, क्योंकि वो टॉप लेवल के ना, कुछ प्रॉब्लम हो गया कहीं पे कंपनी में, तो सबसे पहले सेक्रेटरी को इन्फॉर्म होगा, डायरेक्टली डायरेक्टर्स पे लोग नहीं जाएंगे, सेक्रेटरी के थ्रू डायरेक्टर को जाएंगे। आज तुमको एक एक्टर को मिलना है तो भूल जाओ, वाया सेक्रेटरी तुम जा पाओ, सेक्रेटरी से, क्योंकि एक्टर्स फोन अपने पास रहता ही नहीं उनके पास, ज्यादातर शूटिंग के टाइम फोन किसके पास रहेगा? सेक्रेटरी के पास रहेगा। कर्टसी, एक कहावत है आगे बढ़ने के लिए, मुंह में शक्कर और सर में बर्फ। इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहते हैं, कई बार तुमने सुना भी होगा, एक्सपीरियंस भी शायद किया होगा, कि भाई साहब का गुस्सा लोग घर पे लेकर आ गए, पापा का गुस्सा था ऑफिस में घर पे निकाला, तुमको लगा मेरी क्या गलती, घर ऑफिस का ऐसे, है ना? मम्मी ने भी बोला होगा कभी कभार, पापा ने अपने आप ऑफिस का गुस्सा या मम्मी ने अपना गुस्सा तुम पर निकाला, तुमने एक्सपीरियंस तो किया होगा। कर्टेसी इज, मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है, जो चिल्ला के हो सकता है वो प्रेम से भी हो सकता है, लेकिन नहीं, कुछ सेक्रेटरी यदि स्ट्रांग रहे, रिलेशन खराब होते, झगड़े होते हैं। कर्टेसी इज एबिलिटी ऑफ पोलाइटनेस विद काइंडनेस। क्या होता है, इफ, जैसे लोअर लेवल के लोग हैं, अब जैसे कंपनी में एक, अमेरिका का ले लो या इंडिया का भी ले सकते हैं, इंडिया में कुछ सीईओ का सैलरी 100 करोड़ है साल। हम्म, कुछ लोग का 2 लाख है। टेल मी कितना टाइम्स होगा? 5,000 टाइम्स होगा। एक गरीब आदमी जो साल का 2 लाख कमाता है, ये 100 करोड़ कमाता है, मतलब ये गरीब आदमी का मेहनत 365 डेज, अमीर आदमी 365 सेकेंड्स में उतना कमा लेता है। 2 लाख रुपया साल का, 100 करोड़ मतलब महीने का कितना हुआ? 8 करोड़। दिन का कितना हुआ? 60 लाख। सॉर्ट ऑफ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 60 लाख या 6 लाख जो भी बनता है। सो बोलने का तात्पर्य है कि लोअर लेवल पे तुमने रूडली बात किया, तो ऑलरेडी एक तो पगार कम, खुद की नजरों में वो सोच रहे हैं मैं कहाँ वो कहाँ, तो फिर वो गुस्से हो जाते हैं और झगड़े होते हैं। कर्टेसी इज एबिलिटी शांति से बात करने, अच्छे तरीके से बात करने। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव क्या होता है? कई बार लोग डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन लेने में डरते हैं,
यदि कुछ प्रॉब्लम आया, सब लोग वेट करते हैं, कौन 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 स्टेप लेगा। इनिशिएटिव क्या है? स्टेप लेना भाई, जाके डिसीजन लो। उस समय क्या जरूरत है? आग लग गई तो सब लोग सुन्न पड़ जाएंगे कुछ लोग, लेकिन कोई लीडरशिप है सेक्रेटरी में, इंस्टेंट डिसीजन। फायर ब्रिगेड को फोन करो, क्योंकि फायर ब्रिगेड को फोन नहीं किया तो इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। तुमको ये सब स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एफआईआर दर्ज कराना पड़ेगा, वो लोग पूछेंगे कब फायर ब्रिगेड को फोन किया, तुमने आग बुझाने के लिए क्या क्या किया, ये सब। कोई तो लीडरशिप, लोग नहीं तो देखते रहेंगे, अंधाधुंधी काम रहते रहेंगे। सो इनिशिएटिव मतलब कई बार एम्प्लॉयर नहीं रहेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप, सीईओ वाज नॉट, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ना डीलरशिप में, वो नासिक के बाहर थे। एक कंज्यूमर था, उसको गाड़ी सर्विसिंग में बहुत खुश नहीं था। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया शोरूम में। सर्विस मैनेजर डर गया। सेक्रेटरी आई, बोला सर आज का सर्विसिंग का 5,000, मैंने 5,000 दिया, कुछ नहीं किया। सर ये 5,000 आपका हम वापिस दे रहे, आपको सर्विसिंग फ्री ऑफ चार्ज करके दे रहे। सडनली भाई का मूड चेंज, कोई बात नहीं पर कल गाड़ी दे देना। पैसों की ताकत से शांत कर दिया ना। नेक्स्ट डे सीईओ ने सबको बुलाया कि सर्विस मैनेजर चिल्लाते हुए सब जगह घूम रहा था, नाम खराब होता है ना डीलरशिप का। सेक्रेटरी ने जब बोला 5,000 हम वापस कर रहे हैं आपको और आपका गाड़ी फ्री ऑफ चार्ज करके दे रहे हैं, मैटर उधर ही सॉल्व हो गया। मतलब ये मैटर चला गया था सीईओ के पास, लेकिन उसके पहले सेक्रेटरी ने हैंडल किया, सीईओ था नहीं, नाम भी खराब हुआ रहता। सो सेक्रेटरी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट, लीडरशिप। सर्विस मैनेजर लीडर नहीं था, वो डर रहा था कि यदि कुछ डिस्काउंट दिया तो सीईओ चिल्लाएगा। दोनों भाई नाराज क्यों है? सर्विस मैनेजर ने खुद डीलरशिप जहां गाड़ी सर्विसिंग होता है वहां जाकर चेक करना चाहिए था क्या फॉल्ट है और क्यों कस्टमर नाराज है। कस्टमर को गाड़ी के नजदीक लेके जाओ और टेस्ट ड्राइव में ले जाओ, ठीक है ना। 5,000 रुपया ठीक है, वो ऊपर नीचे होते रहता है, बट कस्टमर 10 जगह फैलाएगा, उसका क्या। तो लीडरशिप सेक्रेटरी ने बहुत अच्छा डिस्प्ले किया था, बस उस डीलरशिप का सर्विस मैनेजर इनिशिएटिव नहीं लेकर आ पाया था। लॉयल्टी। एक स्टारबक्स है ना, स्टारबक्स, उसका हेड कौन है? इंडिया, इंडिया का हेड हो गया है सीईओ। और सबवे या मैकडोनल्ड्स या स्टारबक्स, तीनों में से एक, मैंने कल न्यूज पढ़ा। एक आदमी था या है, वो अमेरिका के कोई एयरपोर्ट में उस कॉफी, कॉफी हाउस, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉफी स्टारबक्स है ना, शायद ये था या कोई तो था, 40 साल से विदाउट एब्सेंटी काम कर रहा था, लॉयल्टी। 40 साल। फिर उसका लॉयल्टी देख के जैसे उसके 40 साल पूरे हुए, उसके लिए एक फंड तैयार किया गया, $3 लाख जमा हो गए। $3 लाख मतलब कितना हुआ? करीबन 2.5 करोड़। हाँ, 3 × 8 = 24, 2.5 करोड़। सो लॉयल्टी, लॉयल्टी कंपनी। तुमको पता है क्यों इंडिया हर जगह सीईओ बन रहे? इंडिया लॉयल है, पता है, धोखा नहीं देंगे। जापानीज एकदम भरोसा है, धोखा नहीं देंगे। तो इंडियंस क्यों इतने आगे हैं? उनको पता है 15-20 साल एक इंडियन अमेरिका में जॉब करने गया है, उसके पास और कुछ नहीं है, वापस भेज दिया तो इंडिया। अच्छा, एक डॉक्टर का 50,000 इंडिया में और वहां 5 लाख है, वापस इंडिया में आएगा तो इरिटेट हो जाएगा कि भाई 5 लाख में एक लाइफ था, ये 50,000 में कुछ भी लाइफ नहीं। नहीं, फिर भी तो देखेगा सेविंग्स होता है। मैं तेरे को दुबई का एग्जांपल देता हूँ, मेरा रिलेटिव वो कमा रहा है 60,000, 40,000 में हो जाता है, मैंने 20,000 सेव करता है मैंने। दुबई में सब ऐसे ही करते हैं ना। तो इंडिया में उसको कितना मिल रहा था? 15-17 हजार। 15-17 हजार में ट्रैवलिंग, फूड, जीरो, एक भी रुपया सेव नहीं करता। सो सेविंग होता ही है, प्लस एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलता है। तो एक लाइफ है ना भाई वहां। तुम दुबई में जाओगे, बीच से लेकर सब कुछ तुम खुश हो जाओगे, एवरीथिंग इज वर्ल्ड क्लास वहां। तो कोई वापस आना नहीं चाहता, जरा सा गलती किया वो लोग वापस भेज देंगे तुमको। तो इसलिए लॉयल रहते लोग, लॉयल, क्योंकि उनको पता है जरा सा धोखा दिया वापस भेज देंगे। और उससे ज्यादा बाय डिफॉल्ट इंडियंस अपना कल्चर कैसे रहा है, रामायण महाभारत, लोग अपने वंश है उसके लिए ईमानदार रहे। तो लॉयल्टी में इंडिया बहुत आगे है भाई। आज भी तुम देखो ना, गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, स्टारबक, तुम कम से कम 40-50 मिल जाएंगे संस्था जिसमें हेड कौन है? इंडियंस, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज, लॉयल्टी, ऑर्डरलीनेस।
तुमको घर पे कई बार चिल्लाते होंगे, रूम साफ नहीं रहता, ये नहीं रहता है, डांट तो खाए होंगे। कागज इधर, बुक्स इधर, कपड़े इधर, फैला हुआ रूम। मैंने नोट किया है, एक बहुत अच्छी बुक थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जापानीज ऑथर, आई थिंक मिनिमलिज्म पर थी। मिनिमलिज्म कंसेप्ट जानते हो? लोग कचरा जमा करते रहते हैं, लोग को अच्छा रहता है। और कुछ लोग, स्टीव जॉब सुना है ना? हाँ। उसके घर पे तो सोफा भी नहीं था, नीचे बैठ जाता था। करोड़ों अरबों रुपए, सोफा भी नहीं, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। सो और मेरा एक, तुम देखोगे इधर मैंने कल ये पूरा सेट किया। एक, जब सब चीजें सेट होती है ना, अपना ब्रेन भी अच्छा फंक्शन करता है। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, कपड़े सही जगह में रहे, बुक सही जगह में रहे ना, डीक्लटरिंग बोलते हैं इसको। बहुत सारा कचरा ना फेंक दिया, सबको सही जगह में, तो अपना स्ट्रेस भी कम होता है, ब्रेन भी क्लियर थिंक करता है। और मिक्सिंग में ना मुझे बहुत स्ट्रेस आता है, तो जितना सही तरीके से रखा जाए ना, सो ऑर्डरलीनेस में क्या होगा, तुमको क्लैरिटी आएगा काम का। और जापान में बहुत क्लियर है, तुम जब भी जाओगे काम ऑर्डर लेने, तुम्हारे पास एक डायरी होगी, एक पेन होगी, हर के पास रहती है। वो बोलेगा ना इंस्ट्रक्शन, तुम हाँ नहीं करोगे, लिखोगे, नहीं तो इंसान भूल जाता है। और फिर उसको प्रायोरिटी बनाओगे, 1 2 3 4 5, उनके सबके डेस्क, जाते समय देखो, आते समय देखो, एकदम क्लियर। इसलिए जापान इतना आ गया। प्लीजिंग पर्सनैलिटी, एक सिंपल सा, तुम जहां पे भी रहो, एक पर्सनैलिटी होता है, तुम अपना लाइफ में खुश हो, तो ऐसा ना हो। मैंने कई बार देखा है, कोई रूम में एंटर हुआ, बाकी लोग अनकंफर्टेबल हो गए। ये वाता ये मुझे फिर बहुत बुरा लगता है। ऐसा टीचर्स के साथ भी होता है कॉलेज में, बाकी टीचर्स के साथ बच्चे फ्री रहते हैं, बट कोई स्ट्रिक्ट टीचर आ गई, बच्चे बोलते रहे, फट जाती है बच्चों की। और मैं सोचता हूँ ये क्या हो रहा है। एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी, अपन मन में ही खुश है, जहां पे भी गए, लोग, जैसे कोई चाय पी रहा है, चल चाय पीते हैं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है, चल, मतलब ढल गए उसके साथ, मिक्स होना। लेकिन सबके बस की बात नहीं है, सब लोग अपना एक ईगो लेके बैठते हैं, मैं क्यों जाऊं, इसमें बैंड बजता है। यहाँ पे गए, गप्पे मारा, वहां पे गए, काम किया, गप्पे मारा। सो इसको बोलते हैं प्लीजिंग पर्सनैलिटी। तुम आए और लोग अनकंफर्टेबल हुए, मतलब कुछ तो तुम में प्रॉब्लम है। तुम आए और लोग बिंदास बैठे, चल आजा बैठ जा, देन इट मीन्स तुम ग्रुप में शामिल हो गए। द मोमेंट ग्रुप अनकंफर्टेबल हो जाता है या चुप हो जाता है, साफ है कुछ तो गड़बड़ी है, कि ये बंदा या तो पे उंगली करेगा, या इरिटेटिंग पर्सनैलिटी, या गुस्से वाला है, या बैक स्टैबर है। समझ में आ रहा है? एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी, जाके गप्पे मारो, क्या प्रॉब्लम है। प्लीजिंग पर्सनैलिटी बहुत बड़ा गुण है सेक्रेटरी का। मेरे कुछ स्टूडेंट, पहचान के दोस्त लोग, बीकॉम है, बड़ा आज 20 लाख 25 लाख कमा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। मेरी कजिन है, बीएससी, कितना सैलरी होना चाहिए, बैचलर इन साइंस, 30 32 साल की, शी इज गेटिंग 35 lakhs। क्यों? बात करोगे ना तुम, 2 मिनट में तुम भी हंसना शुरू करोगे, गप्पे मारेगी, हंसेगी। बोलते ना लोग, सबको साथ में ले लेगी, 30 35 lakhs कमा रही है, क्वालिफिकेशन क्या, बीएससी। बीएससी में कितना मिलता है, 10 हजार 15 हजार। जहां पे भी जाएगी ना, सबको जीत के आएगी। कंपनी उसको बोलते ले भाई 5 लाख। अभी वर्क फ्रॉम होम था, उसने बोला वर्क फ्रॉम नहीं, बंदी जाकर गोवा में काम कर रही थी, होटल में बैठ के मस्त फ्रेंड्स के साथ, क्या लाइफ जिया। समझ में आ रहा है? उसके फ्रेंड्स को लेकर गई, बस पार्टी करने का, काम करने का, कितना अच्छा। प्लीजिंग पर्सनैलिटी, कितने लोग उसके साथ गप्पे मारते, फ्रेंडली रहते, वो वाली बात है। प्लीजिंग पर्सनैलिटी बहुत बड़ा गुण है। बाकी सब गुण छोड़ दो, इफ तुम खुश हो, जहां पे भी गए, बस गप्पे मारना शुरू किया, तुम्हारा पर्सनैलिटी ऐसा है कि कोई अनकंफर्टेबल नहीं होता है, फ्री फ्लोइंग, ठीक है, तो तुम बहुत आगे बढ़ जाओ। सिर्फ एक आदमी खुश रहेगा ना, सिर्फ हैप्पी, और इधर का उधर नहीं, और किसने बोल दिया, किसने गाली दे दिया मुझे, ओके, ना उसको नाराज करना, मैं शांति। समझ में आया क्या मस्त है? ऐसा बंदा आज के तारीख में, नॉलेज तो आ ही जाता है, गूगल से तो तुम निकाल ही लेते हो, बट मेन है आज के तारीख में आगे बढ़ने का सबसे बेसिक चीज है पर्सनालिटी, नॉलेज सीकर। यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं जो नोट कर रहा हूँ, नहीं कुछ जरूरत नहीं है, कर लेंगे कॉपी गूगल। तो क्या हो रहा है, जब ग्रेजुएट होते हैं, 94% ऑफ द एमबीएस
को जॉब के लायक नहीं है। करीबन 86 to 88% ग्रेजुएट्स निकम्मे हैं, ये फैक्ट। नॉलेज ही नहीं। अभी एक बंदा मेरे पास आया था टीवाई बीबीए में 3 दिन पहले, उसकी माँ इस और बचा लो इसको, रात भर सोया नहीं, कुछ आता नहीं है। तो एक एग्जांपल लिया, कुछ तो बिल्डिंग, वो पूछते सर ये फिक्स्ड एसेट है क्या करंट एसेट है? तब मुझे लगा कि बंदा तो मैं पास करा दूंगा बाय एक्सपीरियंस क्या क्या चैप्टर लेके, लेकिन उसको नॉलेज ही नहीं है, उसको कंपनी क्या वो ही नहीं पता। मैं बोला कैसे कैसे चलेगा, 5 साल क्या किया, 11वीं बार पूरा बर्बाद किया ना। कोविड से पहले था वो है, इसका मतलब कोविड से पहले भी पढ़ा नहीं, कोविड के बाद नहीं। नौकरी कितना मिलेगा, 6,000, 7,000, वॉचमैन, कुक, इसके ऊपर कौन देगा कुछ? तुमको सैलरी मिलता है तुम्हारे स्किल पर। समझ में आ रहा है? एक और बहुत बढ़िया डायलॉग है, यू आर हायर्ड फॉर योर नॉलेज। यू आर, तुमको हायर किया जाता है फॉर योर नॉलेज, बट यू आर फायर्ड फॉर द एटीट्यूड। लोग को नॉलेज के लिए हायर किया जाता है, बट फायर किया जाता है बिहेवियर, पूरा एटीट्यूड की वजह से। नॉलेज सीकर उसको, और कंपनीज एक्ट में तो कायदे बदलते रहते हैं, निरंतर अपग्रेड करना पड़ेगा तुमको। हर थोड़े दिन में कायदे नए आते हैं, तुमको चेक करना पड़ेगा। पंक्चुअलिटी, सिंपल सा लॉजिक है, टाइम में आओ और लेट जाओ। जापान में बहुत क्लियर है, 9 बजे का टाइम है, तुम 9 बजे आए तो बहुत बड़ा इंसल्ट माना जाता है कुछ काम करना। 8 बजे आए तो बंदा करेगा कुछ। 6 बजे का टाइम है, तुम 6 बजे गए तो निकम्मा माना जाता है। 7 बजे गए तो ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो पंक्चुअलिटी में वहां 9 बजे गए तो पंक्चुअल नहीं है। इंडिया में 9 बजे रहा तो 9:15 बंदा आएगा, फिर शुरू होगा 9:30, पौने 10 बजे। तुम फोन करोगे किधर है, निकला रास्ते में है, रहेगा घर पे। इसलिए फर्क है इंडिया और जापान में। जापान क्यों वर्ल्ड नंबर 3 है, इतना सा देश, पॉपुलेशन क्या है उनका, कपल ऑफ करोड़, लेकिन इतना आगे। वो लोग में जुनून है काम का। 8 बजे रहेगा, 9 बजे रहेगा तो 8 बजे जाएगा। लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिप्रेशन भी जापानीज को ही होता है, सबसे ज्यादा सुसाइड वर्ल्ड के भी जापान में ही है। ब्रेन को फ्री होना पड़ता है, फ्री नहीं हुए तो होगा ही ना। आजादी दो ब्रेन को थोड़ा। सो पंक्चुअल में जापानीज बहुत आगे, टाइम मैनेजमेंट में बहुत आगे। साउंड जजमेंट, साउंड जजमेंट अनुभव से आता है कि उस समय क्या करना चाहिए। कई बार अभी शेयर होल्डर ने पूछते हैं डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे हो, गुस्से में, तुमको देखना पड़ेगा क्यों नहीं दिया। ऐसे पूछा, सेक्रेटरी बोलेंगे, डायरेक्टर आपको आंसर करेंगे, या तुम लेटर में जवाब दो, हमें खेद है कि हम डिविडेंड नहीं दे पाए, लॉस हो गया था बारिश की वजह से, या आग लग गई थी, अगले साल उम्मीद है अच्छा परफॉर्मेंस करके हम आपको डिविडेंड जरूर देना चाहिए। जजमेंट क्या, उस घटना में क्या रिएक्ट करना है वो तुम पर है। टैक्टफुलनेस, टैक्टफुलनेस तो बहुत बड़ा है गुण, ठीक है ना। वो दिन क्या हुआ, एक मैं जा रहा था, गलती मेरी भी थी, शायद एक को कट हो गया या पता नहीं क्या हो गया, उसने मेरे को गुस्से में कुछ तो चिल्लाया। मतलब सॉरी भाऊ, उसने क्या बोला, काय नहीं भाऊ, ऐसे कुछ बोला। वो हंस के गया, मैं हंस के गया। फिर मुझे किसी ने कट के मारा, मेरा ध्यान थोड़ा, थोड़ा रिएक्शन थोड़ा आया, देखा मैंने, उसने मेरे पास देखा, मतलब काय है भाई, ऊपर लेके जाएगा मेरे को साथ में। मैटर कैसे है? तुमको टैक्टफुल, रोड डेथ होते ना, आजकल यंगस्टर नहीं सुने, खुन्नस देख साइड में देख थे, तो सुना होगा ना, बाजू में गए गाड़ी। मैं तो ऐसा करूँ ही नहीं, मैं बोलूँ जा भाई जा। और मेरा तो अनुभव बड़ा आता है, और लड़कियां रहे तो मैं तो बहुत डरता हूँ। अब वो दिन हुआ, गाड़ी स्ट्रेट जा रही थी, ठीक है, लड़की ने राइट इंडिकेटर दिया, मैं लेफ्ट में आया, तो अब जानी चाहिए थी कहाँ, राइट, गई लेफ्ट। मेरे को समझ में नहीं आया, मैं बोलूं मैं जीऊं क्या मरूं क्या करूं। सडनली गई, कोई फर्क ही नहीं, और कभी लेफ्ट साइड से क्रॉस मारेगी, कभी राइट साइड से। मैं पूछना चाहता हूँ तो जिंदगी में चाहती क्या है? कितने बार हुआ है कि इंडिकेटर है, जा रही किधर, सडनली ब्रेक मारेगी। वो कार में जा रही थी, सडनली ब्रेक, मुझे लगा मैं तो यार वो ठोकर मार के पलट मार के चढ़ जाऊं। सर ये तो शॉप है, इधर जाना है, मैं जा रहा हूँ साइकिल पर, मैं सामने से आ रहा हूँ, राइट आंटी आ रही है, अगर किसी दुकान पे जाना है तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट में आ जाएंगे। हाँ, बस उसका गुस्सा है इसलिए। मुझे समझ में नहीं आता है लोग लॉजिक क्या है। हम लोग आज से ना
कुछ 20 साल पहले गणपति का विसर्जन था। तो विसर्जन के टाइम में ना हम लोग तभी सोमेश्वर जाते थे, तभी अलाउड था विसर्जन सोमेश्वर में, अभी एक नहीं पता नहीं। तो हम लोग टू व्हीलर पे जाते थे। तो पता नहीं क्या टाइम था, तो हमारा एक दोस्त था, तो वो गाड़ी चला रहा था। उस समय टू व्हीलर ज्यादा नहीं हुआ करते थे, साइकिल में लोग ज्यादा ट्रैवल करते थे और बस। तो हम लोग जा रहे थे, तरबूज का ऐसा कुछ तो स्टॉल था, ये गंगापुर रोड साइड है। तो उसने रोड क्रॉस किया और भाई सब जवानी में स्ट्रांग थे, कंट्रोल नहीं हुआ, सीधा तरबूज के अंदर घूम गया घुस गया। तो मार्च का महीना नहीं, होली का टाइम था शायद, क्योंकि तरबूज सितंबर नहीं मिलेगा। मार्च रंग पंचमी में नहाने हम लोग जाते थे इधर सोमेश्वर। तो तरबूज सोच तरबूज उड़ रहा है, वो दुकानदार शौक इधर उधर देख रहा है। तो उस समय तरबूज तो सस्ते थे, 10-20 रुपए, उसके हाथ में कुछ 100-200 दे दिए, वो मान गया। लेकिन जो विजुअल था ना, मैं पीछे ही था, तो तरबूज उड़ा दुकानदार तो देख रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद आगे गए ना, तो मैं उसके बाजू में आया, बोला भाई अभी अंगूर चाहिए अपने को अभी अंगूर वाले को उड़ा। एक अच्छा था कि वो दुकानदार शांति से और पैसों से शांत करती। कई बार पैसों से भी काम हो जाता है, बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद। सेक्रेटरी को पता होना चाहिए कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। सेम सिचुएशन तुम क्रिटिकल कर दो और सेम सिचुएशन शांति से कर दो, कितना आसान है। तो ये 13 पॉइंट्स है, तुमको याद करने के लिए बस ABCD याद रखना है, तुमको याद हो जाएगा। ओके।